प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम शब्द शक्ति का जो तीसरा वीडियो है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से उदाहरण आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, जो कि शब्द शक्ति के रूप में कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में 2 अंक का पाठ्यक्रम उस अंक विभाजन के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ एक वीडियो में हमने जो शब्द शक्ति है उसका सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद में दूसरी वीडियो में अवधा शब्द शक्ति के बारे में विस्तृत विवरण देखा था। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर के हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों पहले अवधा शब्द शक्ति में हमने पढ़ा था कि जब किसी शब्द के द्वारा और जब मुख्य अर्थ यानी कि अवधेय अर्थ, प्रस्तुत अर्थ जो यहाँ पर आता है, जो वाच्यार्थ जिसे कहते हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ जब प्रकट होता है तो वहाँ अविधा होती है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, वो आती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसमें कहा गया है कि जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द, जब वक्ता द्वारा कोई भी वक्ता है वो कोई शब्द बोलता है, उस शब्द के वाच्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात उसे मुख्य अर्थ को इसमें क्या कर दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, अर्थात उसमें मुख्य अर्थ की भूमिका नहीं होती है। तो मुख्य अर्थ को बाधित कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जो मुख्य अर्थ है उसको हटा करके और किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहां उसे क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। ऐसा अर्थ जो मुख्य अर्थ को छोड़ करके और किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए मजबूर करता है, तो वह जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, शब्द शक्ति है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं विद्यार्थी, 2 उदाहरण आपकी समझ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिए गए हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति में हम किस प्रकार से उन वाक्यों को देखते हैं जहां पर जो लक्ष्यार्थ शब्द है वो किस प्रकार से आता है। देखिए, मोहन का मन पत्थर है। अब यहाँ मोहन का जो मन है उसको पत्थर बना दिया गया है। पत्थर क्या है? एक कठोर धातु, कठोर वस्तु है और कठोर निर्जीव है, जड़ है। लेकिन उसी के समान अब ये किसी का मन पत्थर तो हो नहीं सकता, लेकिन पत्थर जैसे गुण इसमें यदि हैं, उसके मन में है, अर्थात संवेदन शून्यता है, किसी के दुख को देख करके वो सहज नहीं होता है। तो यहाँ पत्थर का जो अर्थ आएगा विद्यार्थियों, वह आएगा संवेदन शून्यता। तो यहाँ पर पत्थर के आधार पर जिस प्रकार से पत्थर में कठोरता होती है, इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का मन यदि संवेदन शून्यता का यानी कि संवेदना जिसमें नहीं है, जिस मन में, उसको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पत्थर विद्यार्थियों उस लक्षण के आधार पर, पत्थर के लक्षण के आधार पर मन को यहाँ पर इंगित किया गया है कि जब मन संवेदन शून्य होता है तो उसी प्रकार से ये मोहन का मन पत्थर है। इस प्रकार से इस वाक्य में आपको लक्षण शब्द शक्ति देखने को मिलेगी। दूसरा आता है राकेश तो गधा है। अब कोई व्यक्ति है वो गधा हो नहीं सकता, तो गधा होना क्या है कि यहाँ पर अविधा शब्द शक्ति है, लेकिन यहाँ राकेश को गधा बना दिया गया है। तो यहाँ गधे को, गधे का जो लाक्षणिक अर्थ आता है उसमें आता है मूर्खता की श्रेणी में। तो गधा यहाँ पर मूर्ख है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लक्षणों के आधार पर, और इस प्रकार से गधा शब्द को एक पशु ने मानकर, पशु विशेष ने मानकर के यहाँ मूर्ख के रूप में उसके लक्षणों को, जिस प्रकार से कम बुद्धि वाला जानवर माना जाता है गधे को, उसी प्रकार से उसके मस्तिष्क में इतनी भावनाएं उत्तेजित नहीं होती और सोच विचार करने की उसमें शक्ति नहीं होती। तो कोई व्यक्ति जब मूर्ख होता है उसको गधा कह दिया जाता है। तो ये विद्यार्थियों लक्षणों के आधार पर ये संकेत किए गए। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के ये सामान्य उदाहरण है। विद्यार्थियों आगे एक स्थिति जो यहाँ पर बनी है वो ये है कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, कहीं पर आपको 2 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, 6 भेद मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रमुख भेद हैं उनको लेकर के हम आए हैं ताकि आप कहीं भी प्रश्न को आप गलत नहीं कर सकें। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के हम 4 भेद पढ़ने वाले हैं। उनमें पहला भेद रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा का अर्थ क्या है? रूढ़ी के आधार पर, परंपरा के आधार पर जो विचारधाराएं पहले से चलती आ रही समाज में जो प्रचलित हैं, रूढ़ा लक्षणा।
दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि जो प्रयोजन के आधार पर है। तीसरी है उपादान लक्षणा और चौथी है लक्षण लक्षणा। तो यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं सबसे पहले रूढ़ा लक्षणा क्या है। तो रूढ़ा लक्षणा के बारे में है कि जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी, लोक व्यवहार यानी कि जो समाज में प्रचलित रूढ़ी है या परंपरा है, उसको आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भारत जाग उठा। अब यहाँ पर भारत क्या है, एक चेतन अवस्था में नहीं, किसी देश का नाम है, हमारे देश का नाम है, इसलिए भारत का जो शब्द का जो प्रयोग है वो हिंदी के साहित्यकारों ने बहुत पहले से भारत का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया है। तो यहाँ भारत की जो परंपरा के आधार पर, रूढ़ी के आधार पर जो भारत का अर्थ लिया जाएगा विद्यार्थियों, वह भारतवासियों से लिया जाएगा, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो लिया जाएगा। अब ये एक देश का नाम है, जागने का काम होगा नहीं, तो यहां पर जागने का मतलब होता है सचेत होना, सावधान होना, जागरूक होना, इस प्रकार से इनका अर्थ आएगा। तो यहाँ भारत का जो अर्थ है भारतवासियों के लक्षणों के आधार पर, रूढ़ी के आधार पर यहाँ पर जो अर्थ है। दूसरा है बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। तो यहाँ विद्यार्थियों हरिश्चंद्र है पौराणिक, वो जो उस समय का पात्र था, हरिश्चंद्र जो सत्यवादिता के लिए जाना जाता था, लेकिन कोई भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उसके लिए हम हरिश्चंद्र का प्रयोग कर देते हैं। तो ये रूढ़ी आधार पर ये चलता आ रहा है, लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द है हरिश्चंद्र। तो यहाँ रूढ़ी के आधार पर ये शब्द है, तो हरिश्चंद्र, तो बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, इस प्रकार से इसमें रूढ़ा लक्षणा आती है। आएगा वहां अगला है, वहां लाठियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं। तो लाठियां चलती तो है नहीं, तो यहाँ पर लाठियां चलने का मतलब यह है कि लाठी का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो चल रहे हैं, या लाठियों का प्रयोग वहां पर हो रहा है। चौथा है आइए गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में, कोई गांधी जी उनका निधन हो चुका। अब गांधी जी शब्द का, उनमें जो विशेषताएं थी, उनमें जो गुण थे, उनमें उन विशेषताओं को, गुणों को देख करके यदि किसी व्यक्ति में उनकी संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो ऐसे गुणों वाला जो गांधी जैसे गुणों वाला जो व्यक्ति है उसे देख करके हम रूढ़ी के आधार पर गांधी कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग। दूसरा आता है प्रयोजनवती लक्षणा। इसमें क्या है कि जब वक्ता के विशेष प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब है कहने का भाव, यानी कि मंतव्य, जो कुछ कहना चाहता है, तो जब वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, उससे प्रेरित हुआ जाता है जो विशेष प्रयोजन है, प्रयोजन मंतव्य, तो वहां पर लक्ष्यार्थ में किया जाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हम, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। अब ताजमहल दोबारा बन नहीं रहा है, पहले की स्थिति है नहीं, तो यहाँ जो मुख्य अर्थ है उसको तो छोड़ दिया गया है। अब ताजमहल जैसा कोई किसी प्रकार की जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही है, तो उसमें ताजमहल जैसी भव्यता या कलात्मकता किसी उसमें देखने को मिलती है, किसी महल में देखने को मिलती है, तो वहां उसे देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि उसके जैसे गुणों को लेकर के, उसके जैसे प्रयोजन को लेकर के, मंतव्य को लेकर के कि ताजमहल जैसी जो भव्यता है, कलात्मकता है इस मकान की है, तो ये कब तक पूरा होगा, तो उसको ताजमहल कह दिया गया है। दूसरा ये यमुना पुत्रों का नगर है, यमुना पुत्रों का नगर है। तो यमुना पुत्र अर्थात यमुना नदी पर आधारित जो उनकी आजीविका है, वहां उस आजीविका को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनको यमुना पुत्र यहाँ पर कहा गया है। तीसरा है कमरा हंस रहा है। तो कमरा हंसने का मतलब यह कि कमरा के लोग, कमरा में बैठे हुए लोग वहां पर क्या है, हंस रहे हैं। आओ मेरे शेर, जो शेर यहाँ जो शब्द है, शेर को बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन शेर जैसे जिसमें गुण है, जो व्यक्ति निर्भीक है, जो व्यक्ति बलशाली है, उसमें शेर शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रयोजन के आधार पर कर दिया गया है, विशेष प्रयोजन के आधार पर, मंतव्य के आधार पर कर दिया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तीसरा आता है विद्यार्थियों उपादान लक्षणा। इनको ध्यान से देखना है, ये जो दो इसके जो बाद के भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इसमें आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और इनका जो उपनाम है वो भी आपको आ सकता है। तो यहाँ उपादान लक्षणा, उपादान कहते हैं विद्यार्थियों अंग को, अंग के रूप में।
तो यहाँ इसका जो दूसरा रूप दिया हुआ है, दूसरा नाम जो उपनाम दिया हुआ है उपादान लक्षणा का, अजहस्वार्था लक्षणा। अजहस्वार्था लक्षणा का मतलब होता है, का अर्थ होता है नहीं, उपसर्ग के रूप में है, वाच्यार्थ को नहीं छोड़ने वाली, अर्थात वाच्यार्थ के साथ साथ लक्षार्थ भी चलता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब लक्षणा शब्द शक्ति है उसी के साथ साथ जो वाच्यार्थ है या मुख्यार्थ है वो भी इसमें प्रयुक्त हो रहा है, उसको हम नहीं छोड़े, ऐसी शब्द शक्ति उपादान शब्द शक्ति होती है। शरीर के पूरे अंग जिस प्रकार से एक एक अंग का महत्व होता है, उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर के आधार पर और विशेष अंगों का भी वर्णन उसमें शामिल हो तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में, यदि कोई लक्षणा से निकलने वाला कोई वाक्य है, शब्द है, उससे जो अर्थ निकलता है उसमें वाच्यार्थ यानी कि मुख्यार्थ भी शामिल रहता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम स्पष्ट कर रहे हैं लक्षणा को, या लेकिन किसी वाक्य में या शब्द में उस लक्षणा के अलावा वाच्यार्थ यानी कि मुख्यार्थ भी शामिल रहता है, तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। लक्षार्थ में वाच्यार्थ भी एक उपादान यानी कि अंग के रूप में शामिल होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों इसके उदाहरणों को, और उदाहरणों में स्पष्ट हो जाए आपके लिए कि उपादान लक्षणा में अंगों सहित किस प्रकार से है। दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। अब यहाँ पर देखिए बंदूकधारी व्यक्ति हैं, दो बंदूकों ने लूटा नहीं है, चलाने वाले बंदूकों को आदमी हैं, लेकिन उस बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गांव को लूटने के लिए किसका प्रयोग किया, किन्होंने लूटा है गांव को, बंदूकधारियों ने, लेकिन उनके साथ साथ उनके पास क्या थी, बंदूकें भी थी। तो बंदूक का जो मुख्य अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, अविधेय अर्थ है, वो उसको यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है। लूटने का काम बंदूकधारियों ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ बंदूकें भी यहाँ पर काम आई हैं, तो अंग के रूप में, उपादान के रूप में यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है। दूसरा है हाथ पैर बचाते हुए काम करो, यानी कि हाथ पैर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पूरे शरीर में काम करते हुए किसी प्रकार की हानि नहीं हो, और उस हानि के अंतर्गत पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं उनके लिए आया है, लेकिन साथ साथ हाथ और पैर भी तो अंग हैं, उनको भी यहाँ पर अंग के रूप में और वाच्यार्थ के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ हाथ पैर भी शरीर के अंग हैं, तो शरीर के सभी अंगों के साथ साथ हाथ पैर का भी ध्यान रखना है। ये ऐसा एक विशेष प्रयोजन है, और ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब लक्षार्थ के साथ साथ हम वाच्यार्थ को भी नहीं छोड़ने वाली जो शब्द शक्ति है वो होती है विद्यार्थियों। अब आता है तीसरा, अब रमेश को नौन तेल का अभाव पता चल जाएगा। हम साधारण अवस्था में कह देते हैं कि नौन तेल लकड़ी, तो यहाँ नौन तेल का मतलब जितनी भी रसोई में काम आने वाली जो मसाले हैं, जो भी उसका सामान होता है, खाद्य सामग्री है, उसको हम नौन तेल में पूरी चीजें समाहित हो जाती है, ऐसा मान लिया जाता है। तो उनके साथ साथ उस सारी के सारी जो सामग्री है उसके साथ साथ नमक और तेल दोनों भी होते हैं। तो ये विद्यार्थियों उस लक्षार्थ के साथ साथ मुख्यार्थ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी उपादान शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति होगी, जिसमें अंगों को भी लिया जाता है। विद्यार्थियों अब लक्षण लक्षणा की बात करते हैं, उसके विपरीत है, उसमें था अजहस्वार्था, यानी कि उस वाच्यार्थ को नहीं छोड़ने वाली। यहां है लक्षण लक्षणा में जहस्वार्था। जहस्वार्था का मतलब होता है अपने वाच्यार्थ को छोड़ देने वाली। यानी पर कहने का मतलब ये हुआ कि इस लक्षणा में केवल लक्षार्थ को ग्रहण किया जाता है और अपने मुख्यार्थ को बिल्कुल त्याग दिया जाता है। मुख्यार्थ का वाच्यार्थ का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। जब लक्षार्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, वाच्यार्थ को शामिल नहीं किया जाता है, वाच्यार्थ कहाँ शामिल होता है, उपादान लक्षणा में होता है। इस लक्षण लक्षणा में वो नहीं होता है, वाच्यार्थ को हटा दिया जाता है। वाच्यार्थ सर्वथा प्रत्यक्त होता है, उसे छोड़ दिया जाता है। 3 उदाहरण देखेंगे। मेरा मित्र गधा है। अब यहाँ पर मित्र जो है, ये जो इसमें गधा शब्द आया है ये मूर्खता का परिचायक है, इसलिए यहाँ जो उसका जो अर्थ है, कौन सा वाच्यार्थ है, उसको यहाँ पर बिल्कुल छोड़ दिया गया है। केवल लक्षण के आधार पर यहाँ पर मित्र को क्या कहा गया है, गधा छोड़ दिया गया है। देखिए उसका घर गंगा नदी पर है, तो गंगा नदी पर का मतलब क्या है, गंगा नदी के आसपास है, गंगा नदी के किनारे पर है।
तीसरा है दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। घर क्या है, मिट्टी है और पत्थर है, सीमेंट है, सरिया इनसे बने होते हैं, उनकी दीवारें होती हैं, वो चिपटी हुई हो सकती हैं, लेकिन घरों में तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि तालमेल बनाने के लिए सजीव होना पड़ता है। तो सजीव वस्तुएं ही आपस में तालमेल रख सकती हैं। तो यहाँ घरों में तालमेल का अर्थ ये हुआ कि घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें अच्छा तालमेल है। तो यहाँ विद्यार्थियों केवल लक्षण के आधार पर यह बताया गया है और यहाँ पर वाच्यार्थ को छोड़ दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में देखा। आप नित्य प्रति 5-7 मिनट की वीडियोज को देखिए और जो आपके उस प्रश्न पत्र में आने वाली चीजें हैं, चाहे वो 2-2 नंबर की हो, यहाँ जो कमी रहती है, कम नंबर आने की जो स्थिति बनती है, इन चीजों को छोड़ने के कारण बनती है। इसलिए आप इनको बार बार मनन करते रहें, सुनते रहें। और अब जो आगे का जो वीडियो आएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर के आएगा। तो आप तैयार रहें अपनी पढ़ाई में और अपने पढ़ने के घंटों में वृद्धि करें। आपको सुनहरे उज्जवल भविष्य की सुखद कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।